अस्सलाम वालेकुम। लेट्स वालेकुम स्टार्ट। अस्सलाम सर। हम लोग जो है वो लास्ट टाइम पीटरसन कॉइल स्टडी कर रहे थे, तो उसके आगे न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने देखने हैं। तो जो फार्मूला हमने स्टडी किए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, तो उसको रिव्यू एक दफ़ा जो है वो हम इन एक्सप्रेशंस को कर लेते हैं, फिर आगे जो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं इसमें भी एग्जांपल 26.1 और ये आगे, तो we'll see these examples of पीटरसन कॉइल। ठीक है। अच्छा, तो पीटरसन कॉइल जो है या अर्थिंग थ्रू आर्क, इसके कई सारे नाम हैं जो हमने स्टडी किए। ये आर्क सप्रेशन कॉइल है, या पीटरसन कॉइल है, ठीक है, या रेजोनेंट ग्राउंडिंग कहते हैं, या अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर कहते हैं। ये इसके 3 से 4 5 नाम है, वो मैंने लास्ट जो लेक्चर जो रिकॉर्डिंग रखी हुई है उसमें आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो उसमें जो मेन जो इसका कंसेप्ट है वो क्या है कि ये वाला जो कॉइल है, यानी ये चूंकि अब इंडक्टिव कॉइल है, ये इंडक्टेंस है, तो ये कैपेसिटेंस को जो लाइन की जो कैपेसिटेंस है उसको इक्वल करता है, ठीक है, या उसको न्यूट्रलाइज करता है। बेसिकली ये इसका कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटिव करंट क्या आ रहा है, यानी यहाँ तक वो ये दोबारा याद करवा रहा है कि कैपेसिटिव करंट जो है वो हमने शुरू में जब हमने अर्थिंग पढ़ी थी कि जब हम अर्थ करें तो आपके पास कैपेसिटिव करंट कितना रह जाता है। तो ये वो बता रहा है कि जो है जो कैपेसिटिव करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन एक इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जब आप पीटरसन कॉइल से ग्राउंड करते हैं तो आपको अनग्राउंडेड अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम का कंसेप्ट मिलता है। वो कैसे कंसेप्ट मैंने इसलिए लफज इस्तेमाल किया क्योंकि जब आप पीटरसन कॉइल से ग्राउंड करते हो तो इंडक्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस को बैलेंस कर लेती है, सच दैट कि हमें यूँ लगता है कि सिस्टम ग्राउंड होते हुए भी अनग्राउंडेड हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस इज बैलेंस्ड बाय द इंडक्टेंस। तो इसीलिए जो एक्सप्रेशंस वो यहाँ पर लिख रहा है, वो कहता है कि आफ्टर द फॉल्ट, लेट्स से कि अगर आपके पास जो है वो फॉल्ट आता है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस आपकी फुल लाइन वोल्टेज अपीयर होती है। अब ये वाली चीज़ जो है ये हमने कहाँ स्टडी की है, वी हैव स्टडीड इट इन अनग्राउंडेड सिस्टम। जब अनग्राउंडेड होता है सिस्टम तो कहीं भी फॉल्ट आ जाए तो ये मैं थोड़ा थोड़ा साथ में आपको बताता रहता हूँ। ये हमने बाहर इसके डिटेल जो है ईच एंड एवरीथिंग वो स्टडी की है। उससे ईच से पहले तो if if the system is ungrounded and uh, you have capacitances like this with earth, इसकी ये वाली कैपेसिटेंस है और इसकी जो है वो ये वाली कैपेसिटेंस है। तो लेट्स से कि आपके पास जो ये वाला फेज है, ब्लू फेज, येलो, रेड फेज, दिस इज न्यूट्रल। अब ये हमने इसको अर्थ नहीं किया, इट इज अनअर्थड, अनग्राउंडेड सिस्टम है आपके पास। अब अगर आपके पास ब्लू फेज में फॉल्ट आता है, ठीक है, विद अर्थ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो न्यूट्रल है ये पहले न्यूट्रल पॉइंट पे था, यानी कि ये वाली जो कैपेसिटेंस है आपकी, दैट इज सी बी, दिस इज सी वाई एंड दिस इज सी आर, ठीक है। इन तीनों कैपेसिटेंसीज के अक्रॉस बिफोर फॉल्ट, बिफोर before fault we have phase voltage, we have phase voltage we have phase voltage across
CR, CY एंड CB। ठीक है, ये फॉल्ट से पहले तीनों कैपेसिटेंसीज के अक्रॉस फेज वोल्टेज है। क्या मतलब है, यानी कि ये कैपेसिटेंस मैंने यहाँ पर बनाई है, लेट्स से, इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस आपके पास क्या है, वी वी फेज आर। ठीक है, अगर ये सिस्टम जो है वो हमारा आप यूँ कह लें कि 400 वोल्ट वाला है। ठीक है, तो 400 वोल्ट आपके पास क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है वो क्या होता है, 230 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट। इसी तरह से यानी R to N, यानी ये वाला वोल्टेज कंसिडर किया जा रहा है, विच इज 230 वोल्ट। इसी तरह से Y to N कंसिडर किया जाएगा इसके अक्रॉस, विच इज आल्सो 230 वोल्ट। इसी तरह इसके अक्रॉस, विच इज आल्सो 230 वोल्ट बिफोर फॉल्ट। बिफोर फॉल्ट, नाउ आफ्टर फॉल्ट आपके पास ये वाली जो कैपेसिटेंस है ये तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटेंस सारी की सारी डिस्चार्ज हो जाएगी फॉल्टी पार्ट में, सारी की सारी ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगी फॉल्ट में। और आफ्टर फॉल्ट फिर क्या होगा, जो आपका ब्लू ये वाला जो फेज है, ये अब आपके पास जो है वो अर्थ बन गया। ठीक है, जैसे ये अर्थ बना है, इसका मतलब ये है कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, पहले वो अर्थ था, अब ब्लू फेज अर्थ बन गया। तो न्यूट्रल खुद ब खुद जो है, आप यूं कह लें कि अबव द अर्थ पोटेंशियल चला जाता है, अबव द अर्थ पोटेंशियल। ये चीज मैंने सारी उस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की है, जो कि अनअर्थेड वाला लेक्चर है, इसको आप वहां से दोबारा भी सुन सकते हैं तफसील से। ठीक है, क्योंकि ब्लू फेज अर्थ के साथ मिल गया ना, ब्लू फेज में फॉल्ट आ गया, लाइन टू अर्थ फॉल्ट आ गया, लिहाजा जो न्यूट्रल था वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसका जो पोटेंशियल है वो अब वो अर्थ वाला नहीं रहा, यानी कि जीरो पोटेंशियल नहीं रहा, बल्कि वो हायर पोटेंशियल पे चला गया। ठीक है, वो इसीलिए वो उसकी भी दोबारा से मैं रीज़न बता देता हूँ। वो ये है कि ये वाली जो सारी चीज़ जो मैंने वाइंडिंग के साथ शो की है, ये वाली जो चीज़ है, आप यूँ कह लें कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअली, यही मैंने उसको कहते एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये वाला जो फॉल्ट है ये आगे लाइन में फॉल्ट हुआ है, ये आपके पास लाइन है जहाँ पर ये फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जीरो पोटेंशियल हो रहा है, 0 वोल्ट। ठीक है, यानी लाइन का पोटेंशियल जो है, ब्लू फेज की जो लाइन का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, लेकिन स्टिल उसमें वोल्टेज इंड्यूस हुए जा रहा है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ऐसे होता है ना ट्रांसफार्मर, ऐसे। ठीक है, तो ये ब्लू फेज है, ये भी ब्लू फेज है, इसकी आगे जो लाइन जा रही है उसमें फॉल्ट हुआ है, मगर स्टिल इसमें वोल्टेज तो इंड्यूस हुए जा रहा है। सो ये वाला जो वोल्टेज इंड्यूस हुए जा रहा है, अब ये इधर न्यूट्रल को ये वाला अपना वोल्टेज दे देगा, यानी एन जो है वो एक तरह से बी बन जाएगा। आफ्टर फॉल्ट एन जो है वो एक तरह से बी बन जाएगा, एक तरह से, समझ रही, क्योंकि आगे लाइन में तो 0 वोल्ट हो गया, तो जो इंड्यूस हो रहा है वो सारे का सारा अब एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट को मिल जाएगा, ये न्यूट्रल ब्लू पॉइंट, ब्लू फेज का एक तरह से किरदार अदा करेगा। तो उसी वक्त जो 230 वोल्ट था वो आपके पास 400 वोल्ट पे चला जाएगा, क्योंकि वी आर बी बन जाएगा। पहले क्या था, वी आर एन, ये क्या था, ये आपके पास था वी आर, और ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, वी बी आर एंड वी बी वाई। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेजेस, ये वाला भी जो सी वाई का है, ये भी 400 वोल्ट पे चला जाएगा। तो ये वो सारी एक्सप्लेनेशन है, मैंने इससे पहले नहीं, अब जो हम आखिर में जब भी चैप्टर की कुछ भी चीज़ डिस्कस करते हैं, सारी बात है उसमें शुरू चैप्टर का सारा कंसेप्ट जो है ना वो आ रहा होता है, तो शुरू चैप्टर में हमने सारा डिस्कस किया होता है। ठीक है, तो ये बात है कि अनअर्थड सिस्टम जो होता है, यानी नॉर्मली, अब जनरली हम क्या कहते हैं कि जो सिस्टम अनअर्थड होता है उसमें कैपेसिटेंसीज के अक्रॉस आफ्टर फॉल्ट फुल लाइन वोल्टेज आ जाता है, जनरली हम यूं यूं बोलेंगे। तो यही चीज़ जो है वो उसने यहाँ पर अब शो की है।
तो वो कहता है कि रेजोनेंट ग्राउंडिंग के केस में चूंकि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को बिल्कुल बैलेंस कर लेती है, मैग्नीट्यूड वाइज भी एंड फेज वाइज। ठीक है, दोनों दोनों क्योंकि हमने ये देखना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस दे आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इनकी मैग्नीट्यूड और फेजर दोनों देख। तो पीटरसन कॉइल जो है वो दोनों लिहाज से बैलेंस कर लेता है। तो लिहाजा हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम बन गया। ठीक है, फॉल्ट भी आया हुआ है, बैलेंस भी हो गया, तो एक तरह से हमें लगा ये सिस्टम जो है इट इज एंजॉइंग द एडवांटेजेस ऑफ अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। तो अब वो ये यानी ट्रिपिंग नहीं हो रही है तरह। सो देयरफॉर फुल लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस कैपेसिटर्स सी आर एंड सी वाई, यानी कि यूँ समझ लें कि ब्लू फेज में फॉल्ट आया हुआ है और जो रेड और येलो फेज है उनके अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर लिख रहा है। तो उस केस में जो करंट जाएगा इन कैपेसिटेंसीज को वो भी फिर √3 V फेज ओवर एक्सी होगा। ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय इम्पिडेंस, कैपेसिटर की इम्पिडेंस। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइन लाइन करंट बन जाएगा। ठीक है, या यूं कह लें कि √3 × V फेज, तो ये फिर आपके पास जो है वो लाइन वोल्टेज बन जाएगा, तो जो कि कैपेसिटेंस के क्रॉस अप्लाई होगा। देयरफॉर ये है, ये क्या है, ये है पर फेज कैपेसिटिव करंट। ठीक है, ये पर फेज कैपेसिटिव करंट है, यानी आई आर की जो कैपेसिटेंस है और आई वाई की जो कैपेसिटेंस यानी रेड की जो कैपेसिटेंस है और ये, अच्छा जो टोटल कैपेसिटिव करंट है टोटल, वो हो जाएगा √3 × I R। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने फेजर डायग्राम से लेक्चर में दी हुई है, अपलोडेड, आप देख सकते हो। तो ये टोटल जो कैपेसिटिव करंट है विच इज द सम ऑफ द टू आई आर प्लस आई वाई, वो √3 IR कैसे बन जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन पीछे दी हुई है। एंड दैट इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई आई आर, क्या है ऊपर से √3 V फेज ओवर एक्सी, तो √3 से √3 कैंसिल, 3 V फेज ओवर एक्सी। ये अब एक्सप्रेशन हमारे पास इसका आ गया। ये किसका आ गया, कैपेसिटिव करंट। अब हम देखते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करना है, इस करंट को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, पीटरसन कॉइल ने इसको जो है वो कैंसिल करना है, ये रेजोनेंस पैदा करनी है, तो इतना जितना करंट लेकर आना पड़ेगा जो इंडक्टिव करंट है। तो वो कहता है कि आपका जो अब फॉल्ट का जो करंट है दैट इज V फेज ओवर XL। ठीक है, तो अब ये वाली जो वो XL ले रहा है, ये वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हियर XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द आर्क सप्रेशन कॉइल। जारी बात है कि अब हम कह रहे हैं कि हमने उतना करंट लेकर आना है जितना ये कैपेसिटिव करंट है, टोटल जो है 3 V फेज ओवर एक्सी के बराबर हमने इंडक्टिव करंट लेकर आना है। तो वो कहता है कि वो कौन देगा, आर्क सप्रेशन कॉइल यानी कि पीटरसन कॉइल। और वो किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, ये जैसे ये कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो है वो फेज वोल्टेज अपीयर हो जाएगी। ठीक है, फेज वोल्टेज वो किस फेज की अपीयर होगी, जिस फेज में आपके पास जो है वो फॉल्ट आया हो। ठीक है, तो उस फेज की वोल्टेज जो है वो इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी। या आप यूँ कह लें कि हमेशा जो आर्क सप्रेशन कॉइल है वो अर्थ पोटेंशियल पे ही रहेगा, क्योंकि जब सिस्टम को आपने अर्थ किया हुआ है तो न्यूट्रल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो अर्थ से ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ भी मैंने पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है कि जब आप सिस्टम को अर्थ कर देते हैं, यानी न्यूट्रल पॉइंट को आपने अर्थ कर दिया, तो फॉल्ट के बाद न्यूट्रल पॉइंट अपने पोटेंशियल से हटता नहीं है, यानी अर्थ पोटेंशियल से नहीं हटता। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जो है या सॉलिड ग्राउंडिंग करते हैं या आर्क सप्रेशन कॉइल आप लगाते हैं, तो वो अर्थ वो फेज पोटेंशियल पे ही आपके पास रहेगी। ठीक है, यानी फेज पोटेंशियल जो है वो आपका इसके ऊपर अप्लाई हो। और अगर मजीद इसको हम समझना चाहते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिस फेज में फॉल्ट आया है, ठीक है, तो उस फेज का जो पोटेंशियल है वो इसके ऊपर अप्लाई है, यानी सिंगल फेज पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, सीधी सी बात है। सो आई एफ इज इक्वल टू V फेज ओवर एक्स, वेयर XL इज द इंडक्टेंस ऑफ द आर्क सप्रेशन कॉइल। तो ये दोनों को अब हम इक्वल लिख देंगे। इसकी एक और यानी जब मैंने इसका प्रॉपर लेक्चर दिया था, ईद से पहले का लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं, नहीं उसमें यही सारा डिस्कस हुआ था। बहरहाल मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ
ताकि हमने इसी के न्यूमेरिकल करने एक तरह से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ब्रेक के बाद पढ़ रहे हैं। सो वी फेज ओवर एक्स एल इज इक्वल टू 3 वी फेज ओवर एक्स सी। अब यहाँ से हमारा मकसद हल हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एक्स एल हमने कितना लगाना है। सो एक्स एल इज इक्वल टू एच सी बाई 3, ठीक है। एंड ये आपके पास है पीटरसन कॉइल की रिएक्टेंस, और अगर हमने उसकी इंडक्टेंस निकालनी है तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर होता है। इसी तरह एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी होता है। तो ये हमने अब एल और सी की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख के यहाँ से हमने अपना जो एक्सप्रेशन है 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी इंडक्टेंस का, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आगे हम जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम लाइक, ठीक है। तो एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ पीटरसन कॉइल, ठीक है। एक्स हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि जो उसकी रिएक्टेंस है वो कितने ओहम्स की होगी। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द पीटरसन कॉइल सुटेबल फॉर 33 kV 3-phase transmission line having a capacitance to earth of each conductor as 4.5 microfarad। यानी कि जो आपकी सी आर इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी बी है, वो आपके पास 4.5 माइक्रोफैरड है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये 33 केवी का सिस्टम है, ठीक है, यानी 33 केवी। नाउ एज्यूम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज। सप्लाई फ्रीक्वेंसी इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हम ओमेगा लिखते हैं तो उसमें 2 पाई एफ आता है। तो ये फिर मैटर करता है कि अब आप किस सिस्टम में, 50 वाले या 60 वाले, 60 हर्ट्ज वाले, ठीक है। तो वैसा कॉइल खरीदा जाएगा एक्चुअली। तो ये यहाँ से आपके पास जो है, सो द एक्सप्रेशन इज एक्सएल इज 1/3 ओमेगा सी, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू एच सी बाई 3 और 1/3 ओमेगा सी, यही हमने कैलकुलेट करना है। तो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, ये तो मतलब एक प्रैक्टिस ही है अब फार्मूले की। तो 3 × 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, एफ भी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज है, सी आपको 4.5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और जो है वो बता रहा है कि फॉर पीटरसन कॉइल, अच्छा, तो ये वैल्यूज पुट करके तो आपके पास जो एक्सेल है वो आपके पास आ जाता है 235.8 ओम्स, ठीक है। कि अगर आपके पास 33 केवी का सिस्टम है तो उसमें क्योंकि 33 केवी मतलब एक वोल्टेज होता है जो कि कंसिडर किया जाता है हाई वोल्टेज। तो 33 केवी जो है उस पे जो पीटरसन कॉइल की वैल्यू निकल रही है विच इज़ 235.8 ओम्स। अच्छा, इसमें ना मैं एक और चीज़ ज़रा जो है इसको, एक ये वाला कंसेप्ट होता है जो हमने ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग में पढ़ा, मैं उसको इसके साथ थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ। यानी वो क्या है, हमने एक तो पढ़ा है ना कि एक ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है जो शॉर्ट लाइन मॉडल होता है, शॉर्ट लाइन मॉडल, ठीक है। उसमें आपके पास रेजिस्टेंस एंड जो है वो रिएक्टेंस होती है आर एंड एक्स। ये शॉर्ट लाइन मॉडल है। जो आपके पास मीडियम लाइन मॉडल है, ठीक है, मीडियम लाइन जो आपके पास मॉडल है, मीडियम शॉर्ट से मुराद और मीडियम से मुराद है लेंथ के एतबार से, ठीक है। तो और फिर जारी बात है कि इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होता है मीडियम में। तो इसमें जो हम मॉडल कंसीडर करते हैं, मॉडल से क्या मुराद है कि जिस जिस तरह से हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो इस तरह का मॉडल होता है जिसको हम पाई मॉडल बोलते हैं, ठीक है, पाई मॉडल। तो अब ये वाली जो कैपेसिटेंस है, यानी कि आप यूँ कह लें कि ये वाली, इस कैपेसिटेंस को अगर मैं यहाँ पर बना दूँ कि ये मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, और ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, और ये इस तरह से, और ये मेरे पास आ गया पीटरसन कॉइल जो अर्थ है इस तरह से, ठीक है। ये जो मैंने 3 वाइंडिंग्स बनाई हैं, ये रेड, येलो और ये क्या है, ब्लू, यानी ये ट्रांसफार्मर है एक्चुअली।
ये ट्रांसफार्मर है जो मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ ये हीटर लगा दिया। अब ये जो कैपेसिटेंस है जो उसने बताई थी 4.5 माइक्रो फैरड, ठीक है, वो ये वाली है। ओहो, तो मैंने पाई लिख दिया, माइक्रो फैरड, ठीक है, माइक्रो फैरड। तो ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये वाली जो कैपेसिटेंस है इसका ग्रिड दूसरा है, ठीक है, एन अदर ग्रिड, ये दूसरा ग्रिड है। ये मैं इसलिए आपको वाज़ह कर रहा हूँ, इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको जो लाइन के मॉडल्स हैं, जैसे शॉर्ट शॉर्ट में तो आती नहीं है, कैपेसिटेंस ही नहीं आती, ठीक है, तो उसमें जारी बात है मैं फिर हीटर तो नहीं लगाऊंगा ना। तो उसमें जो हमें चाहिए होगी लेट से रेजिस्टेंस ग्राउंड या सॉलिड ग्राउंड, वो मैं लगा दूँ। जो मीडियम लाइन मॉडल है उसमें वोल्टेज जैसे अभी उसने बताया 33 केवी पे वो लगा रहा है, उसके बाद 66 केवी है, एंड ठीक है वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा वोल्टेज। तो उसमें जो है ये वाली जो कैपेसिटेंस है ये इस ग्रिड की है, दिस ग्रिड, इसको मैं लिख देता हूँ दिस ग्रिड। कौन सा ग्रिड, यानी ये कैपेसिटेंस नजर नहीं आती मगर इसको हम मॉडल करते हैं, आधी आधी को सेंडिंग साइड पे और आधी को रिसीविंग साइड पे। रिसीविंग का मतलब ये होता है कि जब आपने पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया, यानी एक ग्रिड से दूसरा ग्रिड, एक ग्रिड से दूसरा ग्रिड, तो यहाँ पर ये वाले जो ग्रिड वाले हैं ये अपना पीटरसन लगाएंगे, ये वाले जो ग्रिड वाले हैं इन्होंने अपना पीटरसन लगाया हुआ है। एक्चुअली ये मैं इस तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी ये वाला जो पीटरसन कॉइल है इसकी जो हमने अभी निकाली ना एक्स विच वाज 4 समथिंग 25 ओम्स वगैरह, वो इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और ये वाली जो कैपेसिटेंस है ये सेंडिंग साइड की है, ठीक है, यानी नॉट नॉट वेरी फॉर जो है, ठीक है, मतलब ये कि रिसीविंग साइड तक मतलब हम कुछ को हमने चूंकि अब जो रिसीविंग साइड की होगी उसको आप शुड बी बैलेंस्ड। हाँ जी। तो दोबारा ये है इसमें ना सारा। अच्छा 26.2 जो है ना ये देख, वो कह रहा है कि 230 केवी। अब देखें कि वोल्टेज का लेवल जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि फ्रॉम मीडियम वोल्टेज, चले मैं अगर यहाँ के मुताबिक कहूँ क्योंकि 33 केवी तो हम अब यूज़ नहीं कर रहे, 11 केवी के बाद 132 केवी है हमारे पास। तो 33 केवी को अगर मैं 11 केवी को जो है लो वोल्टेज, या चले 11 केवी और 33 केवी को अगर हम मीडियम वोल्टेज में ले आए, और 66 केवी को हाई वोल्टेज, और फिर उसके बाद 132 केवी जो है वो भी हाई वोल्टेज, 230 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और ऊपर जा रहा है। तो अगला ही एग्जांपल जो है मैं ये बताने का मकसद ये है, वो 230 केवी का बता रहा है, यानी पीटरसन कॉइल जो है वो राइट फ्रॉम मीडियम टू हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर लगता है, क्योंकि इतने वजह क्या है, जितना वोल्ट बढ़ता जाएगा याद रखें,
जितना वोल्ट बढ़ता जाएगा उतनी आपके पास जो कैपेसिटेंस है ना, उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो आपके पास वोल्टेज के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ फिर हमें जो एक्स सी है उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है। इवन जब हम पावर फ्लोज पढ़ते हैं, यानी अगर आप पावर एनालिसिस ऑप्ट करते हैं अगले सेमेस्टर में, जो वैसे तो करना चाहिए, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो पावर आपकी फ्लो होती है उसमें हम जो वाई होता है, ससेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको बाकायदा से इंक्लूड किया जाता है। बहरहाल 230 kV है और अब 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ कैपेसिटेंस। अब देखिए इसका जो स्पैन है ट्रांसमिशन लाइन का, ये आपके पास 200 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर टी मॉडल भी लगा दूँ, क्योंकि पाई जो है वो हम कहते हैं चलिए मीडियम मीडियम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, अगर 200 किलोमीटर जो है इट्स जारी बात है वेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम टी मॉडल भी लगाएं तो यानी टी मॉडल ही लगेगा तो सही मॉडलिंग होगी। और वो मॉडलिंग करके ही उसने ये कैपेसिटेंस निकाली है। यानी मैं मॉडलिंग का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली इसके साथ ताल्लुक रखता है। यानी ये वाली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4.5 माइक्रोफैरड, ये मॉडलिंग के बाद आती है कि आपने पाई मॉडल लिया है या टी मॉडल लिया है। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ले रहा है विच इज़ 0.02 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, और जो टोटल निकलती है 4 माइक्रोफैरड 200 किलोमीटर से। ये पर किलोमीटर है ना, तो अगर हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 4 माइक्रोफैरड आता है। तो ये टी मॉडल जब हम ट्रांसमिशन लाइन का करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो उसके बाद ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट द इंडक्टेंस एंड केवीए रेटिंग ऑफ द पीटरसन कॉइल। अब हमने दो चीजें निकालनी है, एक हमने उसका इंडक्टेंस निकालना है, लास्ट वाले एग्जांपल में हमने उसकी रिएक्टेंस निकाली है, एक्स निकाल रहे हैं उसका, ठीक है 235.8 ओम्स। अब हमने उसका इंडक्टेंस निकालना है, इंडक्टर क्या है उसका, और उसका जो केवीए रेटिंग है। केवीए रेटिंग से मुराद ये होता है कि यानी एक साइज जो होता है ना वो मेंशन किया जाता है केवीए में। ठीक है, जैसे अगर किसी वजन को बताना हो, हम कहते हैं ना इतना भारी है, इतने किलोग्राम्स का। तो इलेक्ट्रिकली अगर हमने किसी चीज़ का वजन बताना हो इलेक्ट्रिकली, तो वो जारी बात है, इलेक्ट्रिकल अगर हम जब नाम लेते हैं तो वोल्टेज और करंट दो चीज़ें जहन में आती हैं। तो इसलिए जो उसका यूनिट बन जाता है वजन का, इलेक्ट्रिकल जो लोड है उसका जो यूनिट है वो केवीए बन जाता है। तो वो कहता है कि दोनों चीज़ें निकालें। अब वो ये यहाँ पे वैल्यूज हमें दी हुई है, सी तो हमें पता चल गया, तो एल इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी। यहाँ से तो आपके पास इंडक्टेंस आ जाएगी 0.85 हेनरी। ठीक है, और जो आपके पास केवीए रेट है, या जैसे उसने ये आखिर में निकाला है, तो उसके लिए आपको जारी बात है वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये यानी कि केवीए रेटिंग जो है वो हम निकाल देंगे। और इसको हम पर फेज ही निकालते हैं। पर फेज इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसमें एक फेज का जो आप यूँ कह लें जो कैपेसिटिव करंट है उसको उसने जो है ना वो बैलेंस करना होता है। एक फेज पे जो फॉल्ट आता है, अभी हमने पीछे जितनी दफ़ा भी डिस्कस किया, हमने कहा कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, लिहाजा पीटरसन कॉइल का जब भी हमने केवीए निकालना है तो वो √3 यहाँ पर नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो केवीए का फार्मूला है वो √3 के साथ आता है। सब वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम ये देखते हैं कि करंट कैसे निकल रहा है उसमें। इसलिए वो जो भी इसकी कैलकुलेशन कर रहा है वो फेज के साथ कर रहा है, ये मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक और ये उसने डायग्राम में भी शो किया है, अगर आप इसको अभी भी यानी समझ नहीं आ रही तो सीधी सी ये डायग्राम देख लें कि ब्लू फेज में जब फॉल्ट आया आपके पास, ये वाला जो ब्लू फेज है इसमें फॉल्ट आया, तो पीटरसन कॉइल इसका जो कैपेसिटिव करंट है, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहा है। बस यूँ समझ लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब जो कॉइल की जो कैलकुलेशन करना पड़ेगी वो हमें फेज के साथ करना होगी सारी की सारी। ठीक है, अच्छा, तो फेज जो इसका सॉरी जो फॉल्ट जो करंट आ रहा है, यानी जो करंट बियर कर रहे हैं,
कितना करंट बियर कर रहा है, यही हमने देखना ना कि पीटरसन कॉइल जो है वो फॉल्ट के बाद कितना करंट बियर कर रहा है, इसलिए ये उसको आई एफ लिख रहा है। तो एक तरह से ये आई एफ भी है, यानी कि फॉल्ट का करंट भी है, ठीक है। और क्या है, जो है ये वो करंट है जो पीटरसन कॉइल की रेटिंग भी है, रेटेड करंट जिसको हम बोल सकते हैं। सो दैट इज वी फेज ओवर एक्सएल। अब वी फेज क्या बन जाएगा, 230 केवी बाय रूट थ्री, ठीक है। ये जरा ध्यान से आपने करना, मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर लाइन वोल्टेज लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लाइन वोल्टेज, 230 केवी इज द लाइन वोल्टेज। जैसे मैंने अभी आपको 400 वोल्ट की मिसाल दी, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो है वो 230 केवी है, और जो इसका फेज बनेगा वो 230 बाय रूट थ्री बन जाएगा, और यही हमने पुट करना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एल। और इंडक्टेंस जो है वो आपने निकाली है पहले, विच इज 0.85 हेनरी। सो 500 एम्पेयर्स फ्लो करेंगे कॉइल में से, वे हाई करंट। इसका मतलब ये है कि पीटरसन कॉइल इज नॉट अ सिंपल थिंग, बल्कि ये आप जब फील्ड में देखेंगे तो ये आपको ग्राउंड पे पड़ा हुआ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर ही लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि शायद ये एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो पीटरसन कॉइल होगा, ठीक है। तो इतने बड़े करंट को हैंडल करने के लिए उसका जो इंडक्टर है, उसके जो कंडक्टर का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, और इतना बड़ा यानी कंडक्टर है कि उसकी इंडक्टेंस सिर्फ 0.85 हेनरी है, लेकिन उसका इफेक्ट आप देखें कि वो 500 एम्पेयर्स तक के कैपेसिटिव करंट को भी बैलेंस कर लेगा, या इस तरह से। तो वोल्टेज अक्रॉस द पीटरसन कॉइल क्या आ रही है, फेज वोल्टेज आ रही है, विच इज ऑब्वियसली हमने पहले देख लिया 230 केवी बाई रूट थ्री। तो मल्टीप्लाई 500, ठीक है, दैट इज बिकमिंग योर केवीए। और उसने 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये आपके पास वोल्ट एम्पेयर बन जाएंगे, 1000 से डिवाइड करके आपके पास केवीए बनता है। व्हेन यू डिवाइड बाय 1000 देन इट बिकम्स केवीए। तो ये मैं अब वो जो बता रहा था सिंगल फेज का और थ्री फेज का, वो जो है जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू केवीए या अपेरेंट पावर, एंड दैट इज इक्वल टू वी वोल्टेज, ठीक है, इनटू करंट, सही है। तो अब ये है कि ये वाला जो फार्मूला है ये आपका होता है पर फेज, पर फेज, या सिंपल हम इसको फेज भी लिख देते हैं, पर फेज भी लिख देते हैं या सिंपल फेज भी लिख देते हैं। लेकिन यही जो फार्मूला है ये आपके पास बन जाता है रूट थ्री इंटू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर बात है अब जो वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज होगा, और जो करंट होगा वो भी फेज करंट होगा। अब यहाँ पर आपके पास लाइन वोल्टेज आएगा और यहाँ पर आपके पास लाइन करंट आएगा, और ये वाला जो आपका एस या पेरेंट पावर या केवीए कैलकुलेट होगा वो आपके पास लाइन वाला होगा, ठीक है। तो ये बहुत अहम फार्मूला, यानी इस कदर इम्पोर्टेंट है कि इसके अक्सर एमसीक्यूज आते हैं जब भी कोई आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या जॉब टेस्ट, एंट्री टेस्ट वगैरह। तो ये इस फार्मूले का क्वेश्चन जरूर ही आ रहा होता है। अच्छा, तो ये इसका जो यूँ आप कह लें कि जो केवीए है वो अगर मैं एमवीए में बताऊं तो इट बिकम 66 एमवीए, और ऑलमोस्ट आप 67 कह लें या 66.4 या 66.5 एमवीए का कॉइल लगाएंगे आप, 66.5 एमवीए का, ठीक है। तो बहुत बड़ा कॉइल है, तो सिस्टम भी बहुत बड़ा है ना, आपका 230 केवी का सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से जो चीज़ें इसकी नहीं निकली हुई वो आप इसकी भी निकाल सकते हो, यानी जैसे इसका एक्स है, इधर भी आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका केवीए क्या है, ये आप सेल्फ काम कर सकते हो 26.1 में, ठीक है। फिर 26.3 जो है इसकी सिर्फ 4 एग्जाम्पल उसने दी है, लेकिन हर तरह की एग्जाम्पल जो है वो उसने कवर की है। तो कह रहे हैं कि a 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन हैज लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ 1.2 माइक्रोफैराड, ठीक है। कि कोई भी एक लाइन है और अब यहाँ पर वो उसका वोल्टेज नहीं बता रहा,
ठीक है। जब भी वो यहाँ बुक में क्वेश्चन देता है ना, तो वो उसको बहुत इजी करके देता है ताकि हम वो चीज़ कैलकुलेट करें जो हमारे लिए है। तो वो ये बता रहा है कि कोई भी एक लाइन है, उसका वोल्टेज भी वो नहीं बता रहा, वो कह रहा है इट डजेंट मैटर। वो कहते हैं उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1.2 माइक्रो फैराड है बस। ठीक है, अब उसमें मॉडल क्या लगा है ये भी जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल द पॉइंट इज, मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल के साथ आप इसको कैसे देख सकते हो या विजुलाइज कर सकते हो। तो 1.2 माइक्रो फैराड जो है वो उसकी लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस आ रही है। ठीक है, इट इज डिजायर टू यूज अर्थ फॉल्ट neutralizer. This is a very, very important point, and this is the fourth name of Peterson coil. ठीक है, रेजोनेंट कॉइल, पीटरसन कॉइल, जो है अर्थ फॉल्ट कॉइल, आर्क सप्रेशन कॉइल, ये इसके चार नाम हैं। और जब भी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है तो आई गेस कि मैंने सारे नाम ये हैं। ठीक है, यहाँ पर वो नीचे लिख रहा भी है कि पीटरसन कॉइल को आप अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर भी कहते हैं, कि जो अर्थ के फॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब भी तो हमें कोई ट्रिपिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि जब अर्थ का फॉल्ट पीटरसन कॉइल नहीं न्यूट्रलाइज कर दिया तो वाई शुड आई ऑपरेट माई अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है, या ब्रेकर। क्योंकि इतने हैवी सिस्टम, अभी आपने जैसे देखा 230 केवी का सिस्टम है, तो उसमें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे ट्रिपिंग जो है ना वो ठीक नहीं समझ आती। ये मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि डिटरमिन द रिएक्टेंस निकालना, हमने क्या है एक्स निकालना है टू न्यूट्रलाइज द कैपेसिटेंस। सिंपल, वो कहता है कि अगर मैं आपको सी बता दूं तो आप एक्स निकालें बस। ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये वाला लग जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा सी। ठीक है, और इसमें अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। वो कह रहे हैं कि अगर आप 100% ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन कंसीडर करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज 1.2 माइक्रोफैराड। और अगर आप 100% लाइन की लेंथ कंसीडर करते हैं तो 1.2 का 1.2 ही लिखेंगे। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक हो गया। और आपके पास उस वक्त जो x आता है दैट इज 884.19 ओम्स, यानी उस वक्त जो आपके पास जो रिएक्टेंस है इन उसकी वो 884 आती है इफ यू कंसीडर द 100% लाइन लेंथ, 100%। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर आप जो है वो 90% लाइन लेंथ कंसीडर कर लें, 90%, तो सिंपल हम ये करेंगे कि जो भी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू हमारे पास है विच इज 1.2 माइक्रोफैरड, उसको हम उसके साथ हम 0.9 यानी कि 90% हम लगा देंगे। यानी जैसे जैसे वो लाइन की लेंथ पे परसेंट लगा रहे हैं, कि जैसे 90% लाइन लेंथ, 80% लाइन लेंथ, वैसे वैसे हम जो है वो कैपेसिटेंस पर ये वाला परसेंटेज अप्लाई करते हैं। सही है। तो जो आपके पास एक्स एल है दैट वुड बी 1/3 2 पाई एफ जो है इंटू 0.9 इंटू 1.2 माइक्रो फैराड। ठीक है, सो इट बिकम्स 982.43 ohms। तो ये देखें कि कैपेसिटिव वैल्यू यानी जो है पहले अगर 100% थी तो दैट वाज 884। अब अगर आपके पास 90% जो है वो रह गई लाइन लेंथ, तो इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, ये भी हम और आगे भी देखते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे वो मजीद कहते हैं कि अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 80% हो जाए तो आपके पास द आंसर बिकम्स 110 यानी 1105.24 ओहम्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो जो कैपेसिटेंस जो आपके पास जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आपके पास मज़ीद ज़्यादा होगी। तो इसी को हम कहते हैं कि ये एक अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर है। जिस चीज़ में न्यूट्रलाइज करना होता है ना, वो वो जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा जितना दूसरा कम होगा। जैसे अब यहाँ पर 90% कैपेसिटेंस हो गई, जारी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कम हो गई, पहले 100% थी अब कम हो गई, अब 80% और कम हो गई। तो वैसे वैसे आपके पास पीटरसन कॉइल की वैल्यू बढ़ जाएगी टू न्यूट्रलाइज इट, टू मेक इट अ रेजोनेंस
with the line capacitance. ठीक है, तो ये इसकी explanation है that why the reactance of the Peterson coil is increasing with the decrease in the line capacitance. ठीक है, क्योंकि इसने उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल यानी वेरिएट, जैसे हम टैपिंग इस्तेमाल करते हैं ना सिंपल अल्फाज में, हम पीटरसन कॉइल को यानी अब हमें ये कंसेप्ट मिला कि हम टैप वाला पीटरसन कॉइल इस्तेमाल करते हैं। जारी बात है, हम फिक्स्ड वैल्यू का पीटरसन कॉइल कभी भी नहीं खरीदते। नहीं, हम यूँ नहीं करेंगे कि 884.19 ओम्स का पीटरसन कॉइल खरीदिए, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास हमेशा टैपिंग होती है एंड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपेसिटेंस वो अपने आप को एडजस्ट करता है टू न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमें यहाँ एग्जांपल से मजीद रिवाइज भी हो गया, क्लियर भी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो आखिरी जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि वो 132 केवी का सिस्टम है, कहीं कहीं वो वोल्ट बता देता है, कहीं कहीं नहीं भी बताता। अब वो यहाँ पे ये आप देखें कि ये वाला जो है 3 कंडक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डायामीटर 20 मिलीमीटर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल प्लेन 4 मीटर स्पेसिंग एंड रेगुलरली ट्रांसपोज्ड, यहाँ तक उसने टोटल स्ट्रक्चर बताया है ट्रांसमिशन का, कि जिस ट्रांसमिशन पे आप पीटरसन कॉइल लगा रहे हो उसका टोटल स्ट्रक्चर क्या है। 132 केवी वोल्टेज लेवल है, 50 हर्ट्ज हैं, 200 किलोमीटर लॉन्ग, अगेन लाइन लॉन्ग लेंथ में आ जाती है। ठीक है, 3 कंडक्टर, जारी बात है रेड येलो ब्लू, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर्स यानी रेड येलो ब्लू ऑफ इफेक्टिव डायामीटर 20 मिलीमीटर। ठीक है, ये इफेक्टिव डाया या ये वाली जो चीज़ है ये आपने ज़रूर पढ़ी होगी व्हेन यू हैव स्टडीड PSF पावर सिस्टम फंडामेंटल। उसमें आपने जब कंडक्टर पढ़ा होगा ना, उसकी अ, जो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हम कह सकते हैं उसको, तो उसमें ये वाला इफेक्टिव डायमीटर वगैरह उसमें ये चीज़ आती है। बहरहाल इस वक्त फिलहाल हमें इफेक्टिव डायमीटर 20 मिलीमीटर दे रहा है, अरेंज्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यानी जो रेड येलो ब्लू जो आपके पास फेजेस हैं वो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, वर्टिकली लगे हुए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रक्चर नहीं जा रहा बल्कि वर्टिकली जा रहा है 132 केवी का, और ये अक्सर ऐसे ही होता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी सबसे ऊपर जैसे मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर जो है आप इसको यूं कंसीडर कर सकते हो कि रेड येलो ब्लू इस तरह से ऊपर नीचे है, रेड येलो ब्लू, एंड आफ्टर सम टाइम ये आपके पास इस तरह से जो है वो ट्रांसपोजिशन चल रही है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये इधर आ जाएगा और ये जो है एंड पे चला जाएगा, ये इधर ही रहेगा इस तरह से। सही, तो इस तरह से ट्रांसपोजिशन है। और इस वाला ये वाला जो कंडक्टर है ये वाला, इसका जो डाया है डी डाया, वो बता रहा है कि 20 मिलीमीटर है। इनमें जो आपस में जो स्पेसिंग है दैट इज 4 मीटर्स। ठीक है, इस तरह से, और 132 केवी का सिस्टम है, तो ये जो है वो सारा यहाँ पर बताया है। अच्छा, अब इससे और रेगुलरली ट्रांसपोज्ड है ये उसमें यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, द 3 कैपेसिटेंसीज आर इक्वल, सी आर इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी बी। नेक्स्ट इज, वो कहता है कि फाइंड द इंडक्टेंस एंड केवीए रेटिंग ऑफ द आर्क सप्रेशन कॉइल इन द सिस्टम, के जो भी इंडक्टेंस है उसकी पीटरसन कॉइल की एल और उसका जो केवीए रेट है वो आप बताएं। तो फार्मूला पहले हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला है, इट इज़ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाय लॉग बेस ई डी ओवर आर फैरेड पर मीटर। ये भी उसी चैप्टर में, उसी चैप्टर से फार्मूला लिया हुआ है जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपने ज्योमेट्री पढ़ी। बहरहाल अगर नहीं भी याद तो ये यहाँ पर आ ही गया है सामने। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 आपने पढ़ी हुई है पहले, और 10 पावर -12 डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई डी ओवर आर।
ठीक है। आर जो है वो रेडियस ऑफ कंडक्टर है, तो डाया अगर उसका 20 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर या 0.01 मीटर। ठीक है। और जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर उसको डी से लिख रहा है। ठीक है, तो वो 4 मीटर है। तो ये आपके पास फेरेड पर मीटर में कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, और इसको वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो फेरेड पर किलोमीटर में आपके पास कैपेसिटेंस आ गई which is 9.285 10 पावर माइनस 9 फेरेड पर किलोमीटर। 200 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। अब इसको हम फर्दर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको क्या किया है, पहले हमने इसको फेरेड पर मीटर से फेरेड पर किलोमीटर बनाया। अब हम इसको 200 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 किलोमीटर की कैपेसिटेंस बन जाएगी, विच इज 18.57 into 10 पावर माइनस 7 या 180 सॉरी 1.9 माइक्रोफेरेड कह सकते हैं आप इसको। यानी अगर मैं डेसिमल को इधर लेकर आऊँ तो ये 1.857 या 1.9 माइक्रोफेरेड बन जाता है। टोटल जो कैपेसिटेंस अब हमारे पास आई है, अब इसको बैलेंस करना है आप, तो ये आपका इंडक्टेंस आ जाता है विच इज 1.82 हेनरी। तो 1.82 हेनरी का इंडक्टर लगेगा, लेकिन उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, यानी 1.82 हेनरी का इंडक्टर तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी मिल जाएगा आपको छोटा सा, लेकिन अगर आपने 1.82 हेनरी का इंडक्टर लगाना है तो नीचे उसकी रेटिंग जरा देख लें, विच इज बिकमिंग 10 एमवीए। 10 एमवीए का ये इंडक्टर है। इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ 1.82 हेनरी ही बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब वही पुरानी प्रोसीजर है कि पहले उसने उसका करंट निकाला है पर फेज वोल्टेज से। ठीक है, बाय √3 करके उसका पर फेज वोल्टेज निकाल रहा है बाय 2 पाई एफ एल, और 132 एम्पेयर जो है ये इसका करंट आ जाता है। वन लास्ट टाइम हमारा करंट था 500 एम्पेयर था, आपको याद होगा। अ, ये करंट है 500 एम्पेयर, तो ये 230 केवी का सिस्टम था। ठीक है, 230 केवी का, और 500 एम्पेयर का हमारे पास निकला था। अब हमारे पास 132 केवी का सिस्टम है, तो 132 एम्पेयर निकल रहा है। ठीक है, तो यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोल्टेज के लेवल से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। सही। और वो हमारे पास साइज आ रहा था 65 MVA समथिंग, और ये सारी बात है कितना फ़र्क है करंट में, यानी तकरीबन 400 पेयर्स का या उससे थोड़ा सा लेस हमारे पास फ़र्क है। तो इट इज़ बिकमिंग ओनली 10 MVA with respect to the upper value which was 65 MVA या 66 MVA था ये तकरीबन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पीटरसन कॉइल। अच्छा, इससे पहले न्यूमेरिकल से पहले वो एक छोटा सा टॉपिक ये वाला वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग, और आपके पास जो है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, ये दो टॉपिक छोटे छोटे से वो बता रहा है। तो ये जो है हम इनको एक दफ़ा देख लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा व्हेन यू विल स्टडी लेट्स से प्रोटेक्शन। जब आप प्रोटेक्शन पढ़ेंगे ना उस वक्त आपको ये थोड़ा सा इस हवाले से काम आएगा, क्योंकि जब आपने रिलेज डिज़ाइन करनी होती है अर्थ फॉर रिलेज, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडिंग किस तरह से की गई है। ठीक है। अच्छा, वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग जो है, इट इज नथिंग बट यू आर अर्थिंग समथिंग वाया अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी ओवरऑल मैं इसको आपको इजी करके बताता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए कि जब भी आप अर्थ करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि हम सॉलिड अर्थिंग करते हैं। ठीक है, हम जो है वो रेजिस्टेंस अर्थिंग करते हैं, हम पीटरसन कॉइल से अर्थिंग करते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी अब रीज़न है। अब आपके जहन में होगा कि ट्रांसफार्मर क्यों, जब हमने पीटरसन कॉइल पढ़ लिया तो वो क्यों नहीं। ट्रांसफार्मर के ज़रिए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कई जगहों पे ना हार्मोनिक्स भी होते हैं। ठीक है, और भी कुछ इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ट्रांसफार्मर जो है ना वो एक सेपरेशन दे देता है। पीटरसन कॉइल कैन नॉट गिव अस सम सेपरेशन। ठीक है,
ट्रांसफार्मर जब मैं अर्थिंग करते हुए यानी न्यूट्रल में जब मैं ट्रांसफार्मर लगा लूंगा ना, तो मुझे एक सेपरेशन मिल जाती है। यानी सेपरेशन किसको चाहिए? रिले को। कि रिले के पास जो है वो एक इंतहाई ट्रू डाटा जाए कि जब उसने ट्रिप करना है या नहीं करना, यानी उसकी मेल फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस मकसद से ट्रांसफार्मर हमें एक आइसोलेशन, एक सेपरेशन दे देता है फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। तो इसलिए जो है ये जब भी हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना, उसका मकसद बारह जनरली ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अक्सर ही पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्यों लगाया। तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि सेपरेशन के लिए। ठीक है, कि हम जो सेपरेशन एक चाहते हैं उसके लिए हमने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, आइसोलेशन के लिए, सोर्स से आइसोलेशन के लिए ट्रांसफार्मर लगाया है। तो अब यहाँ पे हम वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको यही वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसको हम यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं। वो कहता है कि a low resistor in series with a relay is connected across the secondary of the voltage transformer। ठीक है, कि ये वाला जो बता रहा है ना, ये जो बता रहा है कि a low resistor in series with the relay। अब आप देख लो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वाला काम आपको प्रोटेक्शन में थोड़ा हेल्प आउट करता है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो बहुत ही कम होनी चाहिए, और हम रेजिस्टेंस को लगाते भी हैं, ये भी ज़रूरी होता है, रेजिस्टेंस को लगाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये एक अलग इसकी एक्सप्लेनेशन है बहरहाल, लेकिन रेजिस्टेंस इज मैंडेटरी फॉर दिस टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ उसने सिर्फ रिले दिखाई है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही थोड़ी होती है। ठीक है, तो लो रजिस्टर इन सीरीज विद द रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एक और इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि जो आपकी अर्थ फॉल्ट रिले होती है ना, वो बाज़ औक़ात सिटी के काबू में नहीं आती, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो उसको फिर हमें लो करंट भी चाहिए होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो जस्ट करंट को मैनेज करने के लिए फिर हम रजिस्टर की वैल्यू जो है वो हम ऐड करते हैं, कि अगर हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो रिले को एडिक्वेट करंट मिले, क्योंकि अर्थ फॉल्ट में करंट ना पहले ही कम होता है। लिहाजा अगर मैं हाई वैल्यू रजिस्टर लगा दूंगा तो रिले को एडिक्वेट करंट नहीं मिलेगा और वो ट्रिप ही नहीं करेगी। तो इसीलिए हम लो वैल्यू रजिस्टर लगाते हैं ताकि रिले को एडिक्वेट करंट मिले। ठीक है, तो a low resistor in series with the relay is connected across the secondary of the voltage transformer। और इसका दूसरा पर्पस जो होता है वो फेज बैलेंसिंग भी होता है, यानी जो पावर फैक्टर में हम अगर बात करें बहरहाल। सो वो कहता है कि द वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स अ हाई रिएक्टेंस in neutral earthing circuit and operates virtually as an ungrounded neutral system। ये वो वाला मेन एक जुमला है या एक स्टेटमेंट है जो जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमने लगाई है। ठीक है, an earth fault on any phase produces a voltage across the relay, so this causes the operation of the protective device। यानी अब वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है the voltage transformer provides a high reactance in the neutral earthing circuit। यानी काम इसका यही है। जैसे देखे ना, ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है? वाइंडिंग ही है ना एक्चुअली, लेकिन इसमें हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी होती है। एक सिंपल जो कॉइल होता है, जैसे पीटरसन कॉइल है, वो तो सिंपल एक कॉइल है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो जारी बात है दो कॉइल्स हैं और उनके दरमियान सेपरेशन है या फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो वो ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो वो भी वही काम करेगा क्या, कि हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा इन द न्यूट्रल अर्थिंग सर्किट। वही रिएक्टेंस जैसे पीछे पीटरसन कॉइल दे रहा था, बिल्कुल इसी तरह ये देगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड। ये मैं इसलिए थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले जो चीज़ न्यूट्रल में लगी होती है वो, यानी यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, यानी ये उसका फंक्शन है एक्चुअली, ऑपरेशन या फंक्शन। द वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स अ हाई रिएक्टेंस इन द न्यूट्रल रेजिस्टेंस, ये एक चीज होगी, एंड ऑपरेट्स वर्चुअली एज एन अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। यानी कि ऐसे ही है जैसे पीटरसन कॉइल में हमने कहा था ना कि अनग्राउंडेड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि ये कैपेसिटेंस को, जो भी कैपेसिटेंस है उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है एंड इट ऑपरेट्स वर्चुअली एज एन अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। इसको लगा के आपको नहीं लगता
कि आपने ट्रांसफार्मर लगाया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ना ये कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा। अभी तो हमने पीछे यही पढ़ा है और मैंने भी यही कहा कि हमें अभी तक यही कंसेप्ट है कि वही चीज़ अनग्राउंडेड कंसीडर की जाएगी जो कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज कर लेती है। लेकिन ये जो यहाँ पर अनग्राउंडिंग बन रही है ना, वो इस रिले की बन रही है, ये वाली जो रिले है आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो रिले है वो तो सेकेंडरी की साइड पे है ना, तो अर्थिंग जो है वो तो प्राइमरी की साइड पे है। तो अगर मैं रिले की साइड से देखूं तो मुझे तो ऐसे लगेगा कि ये अनग्राउंडेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये बात है कि यहाँ पर ये हम कहेंगे ऑपरेट्स virtually एज एन अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, और अगर हम कैपेसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता ही है। ठीक है, लेकिन रिले पॉइंट ऑफ व्यू से इट 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 इज बिकमिंग एन अनग्राउंडेड, क्योंकि रिले की साइड पे तो अर्थिंग नहीं, अर्थिंग तो प्राइमरी की साइड पे है, तो वहां से हमें नहीं लगेगा कि ये एक अनग्राउंडेड सिस्टम है। ठीक है, सो एन अर्थ फॉल्ट ऑन एनी फेज। अब देखें, ब्लू फेज पे अर्थ फॉल्ट आया, अब यहाँ पर वो उसको बता भी रहा है। अब मैं यानी समरी बताता हूँ इसकी। ब्लू फेज पर अर्थ फॉल्ट आया और रिले ट्रिप कर गई। अब रिले जो है वो तो अर्थ ही नहीं थी, रिले तो सेकेंडरी की साइड पर लगी हुई, इट इज नॉट अर्थड। तो उसको कैसे पता चला कि ब्लू पे अर्थ फॉल्ट आ गया? हाउ इट इज गेटिंग दैट अर्थ फॉल्ट करंट while connecting जो है on an unearthed side of the transformer। तो यही तो खूबसूरती है कि हमने जो है वो अनअर्थड का एडवांटेज ले लिया और अर्थ फॉल्ट को न्यूट्रलाइज भी कर दिया। ये एक्चुअली उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये समरी है। दोबारा से जो एक और तरीके से आपको मैं समझा कि अगर येलो फेज पे अर्थ फॉल्ट आता है, रेड पे या ब्लू पे, किसी भी फेज पे जब अर्थ फॉल्ट आएगा तो रिले ट्रिप कर रही है ना, मगर रिले इज नॉट ग्राउंडेड। तो इस तरह के सिस्टम को जिसमें एक चीज ग्राउंड ही नहीं है लेकिन वो अर्थ फॉल्ट को ट्रिप करवा रही है, इसका मतलब ये है कि उसको हम यूं ही बोलेंगे कि ये वर्चुअली अनग्राउंडेड सिस्टम, वर्चुअली अनग्राउंडेड सिस्टम है। जैसे कि ये ऊपर उसने लिखा हुआ है वर्चुअली अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। सही है, तो ये एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन। सो दिस कॉजेज द ऑपरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन डिवाइस। सो इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो एक दफा देख लेते हैं। वो कहता है कि एडवांटेजेस सारी बात है, वो कहता है कि आपके पास बेशक अब ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आ जाए सिस्टम में या आर्किंग वगैरह आ जाए, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वो रिड्यूस कैसे होगी? क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो हाई रिएक्टेंस दे रहा है ना, जैसे उसने यहाँ पर बताया ऊपर कि द वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स हाई रिएक्टेंस, ये उसका एडवांटेज है। ठीक है, ये हाई रिएक्टेंस का एडवांटेज है कि ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से क्या मुराद? ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज कब आते हैं? जब बिजली चमक रही हो। ठीक है, और ये जरूरी नहीं होता कि ट्रांसमिशन लाइन पे बिजली गिरेगी तो ओवर वोल्टेज आएंगे, ये बात नहीं होती। बल्कि जब आपके पास बादल आ जाते हैं, जब आपके पास जो है आप यूं कह लें कि क्लाउडी होता है, आपके पास ओवरकास्टिंग होती है, तो उस वक्त आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं या वहाँ पे ट्रांजिएंट्स आ जाते हैं। और उसकी डिटेल मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी डिटेल। बहरहाल ओवरकास्टिंग से ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आता है। अगर ग्रिड में कैपेसिटर स्विचिंग हुई है जो कि पावर फैक्टर की हुई है तो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई लाइन ट्रांसमिशन लाइन इन हुई है आउट हुई है तो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आ जाता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। तो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज कई वजह से आता है ऑन द सिस्टम ड्यू टू स्विचिंग एंड आर्किंग ग्राउंड्स आर रिड्यूस। देखो ना, ये उसने लिख दिया कि ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज क्यों आ रहा है? स्विचिंग की वजह से। और आर्किंग ग्राउंड्स जो होते हैं ये अलग होता है, जब फॉल्ट आता है तो आर्किंग ग्राउंड होता है, ये मैंने लेक्चर में पीछे एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये रिड्यूस हो जाता है। It is because voltage transformer provides high reactance, ये मैंने पहले बता दिया। So this type of the earthing, second जो इसका point, this type of the earthing has all the advantages of ungrounded neutral system। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया रिले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एडवांटेज इसका रिले के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। फिर वो कह रहे हैं आर्किंग ग्राउंड्स आर एलिमिनेटेड, दोबारा ही उसने ये वाला बता दिया, आने के ऊपर बता दिया
इसको बेशक कंसीडर ना करें। डिसएडवांटेज उसका क्या है, वो कहता है कि डिसएडवांटेज मतलब इसको फिर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो ये कोई इस तरह की बात नहीं होती, मतलब ये कि डिसएडवांटेज ही इसको लिखना चाहिए था। ओवरऑल मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इसको लिखना चाहिए था लिमिटेशंस, यानी जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा बात समझ में आती है। डिसएडवांटेज से लगता है कि अब ये चीज़ शायद बेकार ही हो गई, इस तरह नहीं होता, बल्कि उसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, सो व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स ऑन एनी फेज, द लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंसेस, द सिस्टम इंसुलेशन विल बी ओवर स्ट्रेस्ड। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नोट कर लें, ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है रेजिस्टेंस अर्थिंग में। रेजिस्टेंस अर्थिंग का जो दूसरा लेक्चर है, ठीक है, ये आप उसको सुन लीजिएगा कि जब आपके पास, ये मैं आपको क्विकली यहाँ पर एक दफ़ा तो मैं बता दूँ कि ये अगर आपके पास लेट्स से न्यूट्रल और ये आपके पास ब्लू फेज है, और यहाँ पर आपके पास अर्थ फॉल्ट है, तो न्यूट्रल के साथ जो भी चीज़ लगी होगी, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस तरह से, यार यहाँ पर वो बता रहा है कि रिले लगी हुई है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला जो सिस्टम है जो न्यूट्रल के साथ जो लगाता है, जब यहाँ पर फॉल्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि अ, जो आपके पास अ, एक तरह से जो वोल्टेज था, जो लाइन वोल्टेज था, वो इसके अक्रॉस अपीयर हो गया। जो भी आपका, चाहे आपने जो है वो अपना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस से आपने अर्थ किया हुआ है, तो ये वो बता रहा है द लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस line to earth capacitance. So the system insulation will be overstressed. ठीक है, तो चूंकि अच्छा, ये वाली जो इसका पॉइंट है ना कि लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस के अक्रॉस लाइन वोल्टेज आ जाता है, उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि द पॉइंट इज द सिस्टम इज अर्थेड, यानी आपने ट्रांसफार्मर को अर्थ किया हुआ है। तो वाइल द सिस्टम इज अर्थिंग, हाउ कैन द कैपेसिटेंस है लाइन टू अपना लाइन वोल्टेज अक्रॉस है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस लाइन वोल्टेज कैसे आ सकता है। अच्छा हाँ, ये है कि चूंकि ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इस वजह से आ सकता है, बिल्कुल ये बात है। ठीक है, तो यानी हमें इस चीज़ की समझ आ गई है कि वाई line voltage is across this capacitance, because this transformer is resonating the earth fault। जब भी कोई भी रेजोनेट करता है, रेजोनेटिंग या अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर ही एक तरह से बन रहा है, जैसे हमने पीछे देखा था। तो इसीलिए फॉल्ट आने के बाद जो आपका ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये एक तरह से हाई पोटेंशियल पे चला जाता है, हाई वोल्टेज पे या पोटेंशियल पे चला जाता है, और वो इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। मुझे समझ आ रही है, यानी बिफोर फॉल्ट, एक्चुअली ये चीज़ इस तरह से है, बिफोर फॉल्ट आपके पास फेज वोल्टेज था ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, एंड आफ्टर द फॉल्ट जब आपके पास फॉल्ट आया, तो चूंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है कैपेसिटेंस को, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, जैसे हमने पीटरसन कॉइल में देखा था, तो लाइन वोल्टेज जो है वो एक तरह से अनअर्थड सिस्टम बन जाता है। तो लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द कैपेसिटेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस जो है वो अर्थ के साथ है। इसी तरह, या हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आपका हाई वोल्टेज पर चला जाता है। सही है, तो ये वाला जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज के अक्रॉस आ जाएगा। नहीं, इसकी रेटिंग तो आपने की हुई है फेज के मुताबिक, फेज वोल्टेज के मुताबिक, लेट्स से 230 वोल्ट, लेट्स से, मगर अगर इसके अक्रॉस आ गया 400 वोल्ट, तो फिर क्या होगा। तो जब तक रिले ट्रिप नहीं होगी, ये फिर हमें इसकी कैपेसिटी इस तरह की बनानी पड़ेगी। वैसे तो रिले ट्रिप कर जाएगी और फिर फौरी सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन
जब तक लेट्स से 100 मिली सेकेंड्स या 120 मिली सेकेंड्स तक 400 वोल्ट इसके क्रॉस रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको वो ट्रांसफार्मर खरीदना है जो कम से कम 1 सेकंड तक 400 वोल्ट्स बर्दाश्त कर सके। डिज़ाइन वो 230 वोल्ट्स पे होगा, डिज़ाइन वो 230 वोल्ट पे होगा, मगर 1 सेकंड तक 400 वोल्ट्स को वो जो है बर्दाश्त कर सके, ये वाला आप लेंगे 1 सेकंड तक। उसकी रीज़न क्या है कि जब फॉल्ट आता है तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हाई वोल्टेज पे चला जाता है। वाई हाई वोल्टेज पे चला जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं कि वो क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो इसको बिल्कुल बैलेंस कर देता है कैपेसिटेंस को, तो इस वजह से अनअर्थड सिस्टम बन जाता है और न्यूट्रल आपका हाई वोल्टेज पे चला जाता है। तो ये एक्चुअली वो यहाँ पर बता रहा है। ये वाला पॉइंट मैंने जब रेजिस्टेंस अर्थिंग को एक्सप्लेन किया है, ये तब भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बहरहाल वो कहता है कि व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स ऑन एनी फेज द लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस। ये सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं बल्कि अब आप यूँ समझें कि अक्रॉस द ट्रांसफार्मर एज वेल। तो ये वो कहते हैं ना, द सिस्टम इंसुलेशन विल बी ओवर स्ट्रेस्ड। सिस्टम इंसुलेशन से मुराद ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं द ट्रांसफार्मर भी है और सिस्टम इंसुलेशन से मुराद जो है वो क्या है, जो आपके जो आपके वो जो होते हैं इंसुलेटर्स, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स, ठीक है, ये वो भी मुराद है। इंसुलेशन से मुराद फिर हर तरह की इंसुलेशन आ जाती है। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो डिस लिमिटेशन में है, वो कहता है द अर्थ इज न्यूट्रल एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर द ट्रेवलिंग वेव्स थ्रू द मशीन वाइंडिंग। ठीक है, कि जो आपकी जो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक तरह से ट्रेवलिंग वेव्स का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब ये वही बात है कि ट्रैवलिंग वेव्स क्या हैं। ट्रैवलिंग वेव्स जो हैं वो इस तरह से हैं, ये एक्चुअली ना ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये थोड़े से ट्रांसमिशन में आ जाते हैं। मोर लाइकली जो ट्रांसमिशन वाला आपका टॉपिक होता है ना, ये उसमें आ जाते हैं। तो लेकिन मैं बहरहाल आपको बता देता हूँ, ये आपका ब्लू फेज है और यहाँ पे आपके बाजुकात इस तरह से होता है कि इस तरह की वोल्टेज अपीयर हो रही होती है, इस तरह की वोल्टेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट, इसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली वोल्टेज जो है वो अगर यहाँ पर अपीयर हो तो वो एक तरह से ट्रेवलिंग वेव बन जाती है, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। वो जिस भी वजह से आई, वजह क्या है वो अलग सब्जेक्ट है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ें, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स कहलाता है। तो उसमें हम डिस्कस पूरा करते हैं कि ट्रांजिएंट्स की वजूहात क्या बनेंगी या इस तरह से। बहरहाल ट्रांजिएंट की वजह से जो ट्रैवलिंग वेव्स, यानी ये ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब ये होता है कि फिर ये ऐसे बनती ही जा रही है, ऐसे बनती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फॉल्ट आ गया, यहाँ पे आपके पास फॉल्ट आ गया और ये आपके पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये अर्थ हुआ हुआ यहाँ से सेकेंडरी पे रिले लगी हुई है। तो ये जो ये वाला जो फॉल्टी पाथ है, इस इससे ये एक तरह का, हम अब आपको समझ आ रही होगी कि ये एक तरह का एक रिफ्लेक्शन पॉइंट बन जाता है। यानी ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी ये जो जो सिस्टम में जो ट्रेवलिंग वेव्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है, अगर तो इधर से आ रही हैं इस तरह से, तो ये तब इस तरह से बनेगा। अगर ये इस तरह से आ रही हैं तो फॉल्ट बेशक बने ना बने, वो न्यूट्रल पॉइंट को आके इस तरह से वोल्टेज हाई कर देंगी। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो हाई हो जाएगा और न्यूट्रल पॉइंट एक तरह से रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। यानी यहाँ से टकराई और उनका वोल्टेज कुछ, अगर पीक उनकी आई लेट्स से 240 kV, तो अब वो रह जाएगा लेट्स से 180 kV पे रह जाएगा। इसका मतलब ये होता है, यानी न्यूट्रल को टकराया और इतना वोल्टेज कम हो गया, बाकी वोल्टेज कहाँ गया, इधर ट्रांसफार्मर में आ गया, ठीक है। तो ये हमें बियर करना पड़ता है, ठीक है। और इसको हमने कैसे टैकल करना है, यहाँ पर हम सर्ज अरेस्टर लगाते हैं न्यूट्रल के साथ, क्योंकि इसको तो डैमेज नहीं करना आपने। यहाँ पर फिर हम सर्ज अरेस्टर लगाएंगे,
ठीक है, तो वो इसलिए मैं कह रहा था कि उसको डिसएडवांटेज नहीं लिखना चाहिए बल्कि लिमिटेशन लिखनी चाहिए। सारी बात है कि ट्रैवलिंग वेव्स को सर्ज रेस्ट ही हैंडल करेगा ना। तो ये बात है कि ट्रैवलिंग वेव न्यूट्रल से दूर भी जा सकती है, न्यूट्रल की तरफ भी आ सकती है। अगर न्यूट्रल की तरफ आएंगी तो न्यूट्रल को टकराएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाना, मतलब उनका वोल्टेज कम हो जाएगा। 180 केवी की वेव्स यहाँ पर जा रही हैं, सही, यानी जब यहाँ पर आई थी तो उनका वोल्टेज था 240 केवी। यहाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल से टकरा कर जब वो वापस जा रही है तो उनका वोल्टेज रह गया 180 केवी। इसको हम कहेंगे न्यूट्रल एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बन गया, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स। और ट्रेवलिंग वेव्स कहाँ से आएंगी? ट्रांजिएंट से आएंगी एक्चुअली। तो बहरहाल उसके लिए हम सर्ज रेस्टर लगाएंगे शॉर्टली। तो ये वो कह रहा है कि दिस में रिजल्ट इन हाई वोल्टेज बिल्डअप, वो तो हो ही जाएगा लेकिन उसकी प्रोटेक्शन अलग है। मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसएडवांटेज बनता भी है। आई डोंट थिंक, इसको बेशक आप डिस्कार्ड करना ही, इसको बेशक डिस्कस करें, क्योंकि ये जब चीज़ ही हाई वोल्ट में आती है या सर्ज रेस्टर में आती है तो फिर इसका डिसएडवांटेज तो ना हुआ एक तरह से। तो वो तो फिर इस तरह से पीटरसन कॉइल का भी डिसएडवांटेज बन जाएगा ये वाला, रेजिस्टेंस का भी बन जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव तो वहाँ भी फ्लो कर रही है। तो ये यानी नॉट, आई डू नॉट एग्री, ये आप वैसे ही खत्म कर दें। सेकंड पॉइंट जो है ना, डू नॉट स्टडी, ठीक है, इसको कैंसिल कर दें। बस ये पहला पॉइंट जो है ना, ये डिसएडवांटेज लिमिटेशन में इट इज़ इनफ। ठीक है, तो दैट्स अच्छा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहता है कि हम इसको जनरली इस वाले सिस्टम को जनरेटर पर लगाते हैं। ठीक है, जो जनरेटर, ऐसे जनरेटर जो डायरेक्ट आपका पावर ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे हम जनरेटर पर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो जनरेटर पर क्यों लगाते हैं? जनरेटर की जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होती है ना, वो आम तरीकों से पकड़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं पीटरसन लगाऊंगा ना तो रिले नहीं लग सकती, ये मसला है। और पीटरसन अर्थ फॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ट्रिप नहीं करता। ये मैं यानी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें कि जनरेटर पर पीटरसन क्यों नहीं लग सकता। पीटरसन जो है ना वो अर्थ फॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ट्रिप नहीं करवा रहा रिले के थ्रू। यानी फॉल्ट रहता है लेकिन वो उसने उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ है, हत्ता कि फॉल्ट खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन जब जनरेटर का मामला आता है ना तो हम अर्थ फॉल्ट को निग्लेक्ट नहीं करते बल्कि ट्रिप करवाना चाहते हैं, क्योंकि जनरेटर एक वो पॉइंट है जहां पर आपका कुछ जनरेट हो रहा है। अब आप ट्रांसमिशन लेवल पे नहीं है, अब आप जनरेटर लेवल पे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज भी कंसीडर करना पड़ती है। यानी वी आर वेरी केयरफुल एक्चुअली, आप यूँ कह लें। तो हम अर्थ फॉल्ट के केस में ट्रिपिंग चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि फिर हमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सहारा लेना पड़ता है और उसी के आगे रिले लगेगी ना। और ये डबल काम करता है, ये रिएक्टेंस भी देता है, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस न्यूट्रलाइजेशन भी कर रहा है और रिले की ट्रिपिंग भी कर रहा है। ठीक है, और अनअर्थिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। तो ये एक इसका सोल्यूशन बन जाता है। ये बहुत अहम टॉपिक है और अक्सर मैंने ब्लॉग आर्टिकल्स जो आपके डब्ल्यू पोर्टल बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़ लिया करें कभी कभी। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोर्टल है, एडवर्ड सिसानी, बहुत अच्छा है। उस पर उसने ये इसका आर्टिकल लिखा था। लिया तो उसने हॉरीविड से था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर से क्यों अर्थ किया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा जी, मिड आपका चेक हो गया है। मार्क्स में आपके आज ही इंशाल्लाह जी पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं मिड को। तो कोई भी फिर उसके बाद आपको अगर बात पूछने वाली हुई मार्क्स से रिलेटेड या समथिंग, तो वो आप तो मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। No, sir. No, sir. ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, sir.